जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस के लिए। ठीक है, ये टॉपिक और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही अपने आप में दम रखता है और पेपर में हमेशा आता रहता है। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बढ़ा जाए तो हम पार्ट 2 कर देंगे, वरना इसी में हम कवर कर देंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे पूरा का पूरा, जैसे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हुआ, यहाँ उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हुआ, न्यूटन का सूत्र हुआ, या विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का हुआ, पतले लेंस के लिए मेकर का सूत्र कैसे निकाला जाता है, हम आज इसी में डिस्कस करेंगे। हम पहला देख रहे हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मेलिटी करना है। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो आप जैसे जैसे ग्राफ में बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे कि माना फलाने बहु फलाने हैं, फलाने बहु फलाने हैं। ठीक है, ठीक है। हमने लिखा माना एस पी एस डैश एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, हमने तुरंत एक अवतल दर्पण खींचा, या हमने एक अवतल दर्पण खींचा, एस पी एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नंबर बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जितना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे पेज भर देंगे। एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल दर्पण है या पृष्ठ है। यह जो है इस माध्यम को दो माध्यम में अलग कर दे रहा है। हमारा जो ये गोलीय अवतल दर्पण है या पृष्ठ है, वह दो माध्यम को अलग कर रहा है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। कोई दिक्कत नहीं। जिसका ध्रुव P है और उसका वक्रता केंद्र C है, लिख देंगे यहाँ तक। वक्रता केंद्र C है। CAN मतलब C, हमने एक अभिलंब खींचा, CAN। अभिलंब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अपवर्तन जब पढ़ा होगा तो इसे एक अभिलंब खींचते हैं। ऊपर एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब एक्चुअली में क्यों खींचा जाता है? अभिलंब खींचने का पर्पज यही रहता है ताकि हम बता सकें कि ये अभिलंब की ओर झुक रहा है, कि मतलब सघन माध्यम में गया तो वहाँ क्या क्या चेंजिंग होने को दिख रहा है। ये हम अपने मन से खींचते हैं पता लगाने के लिए कि क्या कंडीशन चल रही है अंदर। ठीक है, ठीक। अपवर्तन परावर्तन आप लोग जानते हैं कि परावर्तन मतलब ऊपर ही ऊपर चला जाए उसे परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन मतलब अगर प्रकाश किरण अंदर चली गई तो उसे कहते हैं अपवर्तन। ठीक है सर, नियम सुने होंगे कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, जैसे सघन से विरल, जैसे सपोज करिए कि आप हाईवे पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खूब अच्छे से दौड़ रहे हैं इधर उधर चारों तरफ, लेकिन वही अगर आपको भीड़ में डाल दिया जाए, किसी मार्केट में डाल दिया जाए, तो क्या आप वैसे दौड़ पाएंगे? नहीं। क्या आप बाइक वैसे चला पाएंगे? नहीं। आप क्या होगा, आप वैसे सिकुड़ जाएंगे, आपको वहाँ सिकुड़ना पड़ेगा, लोगों के बीच में सिल हो जाएंगे। वैसे देखो, विरल से जब सघन में जाता है तो सिकुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे सिकुड़ गया। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ। जब CAN वक्रता केंद्र, CAN अभिलंब है तथा अपवर्तित किरण AB, ध्यान से सुनो, अपवर्तित किरण AB, ये A है और ये B है। इस प्रकाश किरण को देखिए, ये प्रकाश किरण जा रही है, OA प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण है। यहाँ लिख लेना कि OA है जो है यह आपतित किरण है, और आपतित किरण को इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया, तो इसको हमने नाम रख दिया AB। वही लिखा हूँ कि AB सघन माध्यम में झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यहाँ जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। AB तथा PQ को पीछे बढ़ाने पर, ध्यान से सुनो, हमारा जो AB है और PQ, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु से प्रकाश किरणों को भेज दिया। एक प्रकाश किरण को ऐसे भेजा और एक प्रकाश किरण को ऐसे भेजा। यहाँ पे प्रकाश किरण ऐसे चली गई और ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है AB को पीछे अगर बढ़ाएंगे, जैसे ये AB है, अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, और PQ को अगर इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पर काटेगा, और उस बिंदु का हमने ले लिया I। और आपको ये पता होगा कि जहाँ दो प्रकाश किरण काटते हैं वहीं पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ वो समझने वाली बात नहीं है, बस आप ये सिंपल समझो कि जब हम PQ तथा AB को पीछे बढ़ाएं तो बिंदु I पर काट दिए, वही तो लिखा हूँ, I पर मिलती हैं। अब मान लो कि आपतन कोण जैसे OAC, माना कि आपतन कोण OAC बराबर I है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारा जो यू वी आर होता है, आर क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ से नापा जाता है, सभी जो दूरियां होती हैं वो वक्रता ध्रुव से नापी जाती हैं। कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से। अब वक्रता केंद्र कहाँ से कहाँ तक दूरी होती है सर, वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे आर कहते हैं, ठीक है सर। और वस्तु से जो दूरी होती है, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसे यू कहते हैं, यू हो गया। और आई से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, आई से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे वी कहते हैं। यहाँ से जो ध्रुव से बीच की दूरी है उसे हम वी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको मिटा लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, माना कि ओ ए, आई ए तथा सी, आप यहाँ को देखे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ये एंगल बन रहा है, जैसे ये किरण ये कुछ एंगल बना रही हैं, कुछ एंगल पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो हमने ले लिया ओ ए, आई ए, सी ए एक दूसरे को क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं। तब अब इसको मिटा दे रहे हैं, तब ध्यान से सुनो। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं और अच्छे से कि सर ग्राफ बनेगा कैसे, ठीक है। फॉर्मेलिटी तो आप लोग लिख ही लेंगे कि जो आप लोग करेंगे वही आप लोग लिख देंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, फॉर्मेलिटी करने तो आता ही है ना। देखो हमने क्या किया, हमने एक अवतल पृष्ठ लिया, ठीक है सर, एस ये ध्रुव है, पी ये एच डैश, ये सघन माध्यम है, इसका हमने ले लिया N2 सघन माध्यम, इसे कर दे रहे हैं सा, और इसका नाम हो गया विरल माध्यम N1, अपवर्तनांक ले लिया N1। प्रकाश किरण ये यहाँ से जो बीचों बीच होगा उसे सेंटर मतलब वक्रता केंद्र बोलेंगे। हमने एक वस्तु रख दिया और वस्तु से एक प्रकाश किरण को भेजा तो ये इसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले हमने एक अभिलंब खींचा था, लो ऐसे खींचा था, ठीक है। और ये आपतित किरण जब जा रही है, यहाँ बिंदु ए है, अभिलंब क्या है CAN, ये N है। इस प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाते हुए ये अभिलंब क्यों झुक गया, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, ठीक है सर। ये बी ले लिया। अब ए व बी को पीछे बढ़ाया, लो पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। एक प्रकाश किरण ऐसी गई और एक प्रकाश किरण ऐसी गई, क्यों, ये क्यों ले रहे हैं। अब इस पी क्यू को अगर पीछे बढ़ाएं और ए बी को पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को यहाँ बिंदु आई पर काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रमशः अल्फा बीटा गामा बना रही हैं, अल्फा बीटा गामा बना रही हैं। ये अपवर्तन कोण आर हो गया और ये सी, देखिए OAC आपतन कोण आई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर हमने बताया जो यहाँ से जो दूरी होती है वो आर होती है, यहाँ से जो दूरी होती है वो वी होती है, और यहाँ से जो दूरी होती है उसे यू कहते हैं। इमेज की दूरी वी, वस्तु की दूरी यू, और वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या आर हो गया। आपको ये भी चीज़ बताया हूँ कि जो चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी मतलब ये होता है कि ध्रुव के अगर हम दाएं जाएंगे, आपने निर्देशांक ज्यामिति तो पढ़ा होगा, अगर इस मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब क्या, ध्रुव, अगर हम इधर की दूरियां नापेंगे तो पॉजिटिव होता है, और अगर इधर की दूरियां नापेंगे तो निगेटिव होता है, यही तो आता है। यस सर। तो इधर ध्रुव है, ध्रुव की सभी दूरियां इधर है, आर भी इधर है, यू भी इधर है, वी भी इधर है, तो हम बोलेंगे कि आर क्या होगा, आर माइनस होगा, वी क्या होगा, माइनस बी होगा, और यू क्या होगा, माइनस यू होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे एक इस मुख्य अक्ष पर हमने एक अभिलंब डाल दिया AM, H, इसकी जो लंबाई है H है, लिख देंगे, यस सर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उससे पहले हम आपको कुछ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स बता देते हैं। देखिए आपने त्रिभुज का नियम तो पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, जो तीन कोणों का अंतः कोण होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। सपोज करिए ये 60 डिग्री है और ये मान लीजिए 50 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, बस जाहिर सी बात, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180।
होता है, लेकिन सर हमको x, तो इसको हम जोड़ लेंगे x + 60 + 50, ये कितने के बराबर आना चाहिए 180। कितना हो गया 110 + x = आ गया 180। इधर जाके घटा देंगे कितना आएगा 70 डिग्री, मिल गया 70 डिग्री। और उस देखो 70 डिग्री तो मिल गया। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि सर जी जब हम कोई ऐसे करते हैं, सपोज करो जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है, पूरा एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल 180 का होता है। पूरा एंगल कितने का होता है 180। अगर ये 60 है तो कितना होगा, ये 120 होगा, क्योंकि पूरा कितने का होता है, पूरा 180 होता है। पूरा कितने होगा 360। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, अगर ये 90 है तो ये 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण मतलब बता रहा हूँ, ये बाह्य कोण जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और आपसे पूछ लूँ ये x कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा x होता है त्रिभुज के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। 60 और 50 कितना होता है 110 डिग्री। क्या ये सही है? चलो इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज करिए हमें इसका वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, त्रिभुज के अंदर की वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको मान लीजिए y, जोड़ लीजिए 50 + 60 + y = 180 डिग्री। y = कितना हो जाएगा 180 - 110 कितना आएगा 70 डिग्री। ये हमारा आ गया 70 डिग्री। और अभी जस्ट मैं आपको बताया कि अगर कोई हमारा जैसे मान लीजिए हमारा ये एंगल है, अगर ये 70 डिग्री है, आपको ये पता है कि पूरा कितने का होता है गुरुजी, पूरा 180 डिग्री का होता है। तो पूरा जब 180 डिग्री का होता है तो वही 70 हो गया, तो वही कितना बचा 110 डिग्री नहीं हुआ, तो वही तो आया 110 डिग्री। हाँ सर आप समझ में आया, ठीक है बाबू। तो इसीलिए जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज के दो कोणों योगफल के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फा होगा, अल्फा, ये अल्फा किसके बराबर होगा बाबू, अल्फा नहीं होगा, पहले हमको बाह्य कोण जाना पड़ेगा, तो त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो किस त्रिभुज में, माना त्रिभुज OAC में, ध्यान से सुनना एकदम, OAC में बाह्य कोण गामा है ना, गामा है कि नहीं, गामा है। तो सर जी बाह्य कोण जो गामा होगा अंदर के दो कोणों को योगफल के बराबर होगा, अल्फा + I, अल्फा + I। तो I = क्या होगा, I = होगा गामा माइनस अल्फा। ये समीकरण नंबर 1 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोनो दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज IAC में, ध्यान से सुनो, IAC में अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये बाह्य कोण ICA या IAC पे देखें, देखो ये पूरा एंगल I है, लेकिन अगर ये R है तो इसी पे इसे देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा सर, ये भी तो R होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें तो गामा = क्या होगा, बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, बीटा + गामा, बीटा + गामा, मिल गया ना। अब सॉरी बीटा + I है, यहाँ क्या है बीटा + I है, तो यहाँ I = क्या हो जाएगा, ओहो यहाँ पे R है बाबू, देखो ये R है, ये पूरा I है लेकिन ये R है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज यहाँ R हो गया। तो R = क्या हुआ, R, इसको हम R को ऐसे बनाते हैं क्योंकि गामा भी सेम सेम लग रहा है, तो R = क्या होगा सर, R = होगा गामा माइनस बीटा, समीकरण नंबर 2 रख लेते हैं। अब स्नेल का नियम, भाई साहब स्नेल का नियम याद करो। स्नेल के नियम ने बताया था कि 1n2 मतलब कि अपवर्तनांक जो होता है वो sin I / sin R होता है कि नहीं होता है सर, होता है। और ये 1n2, अगर हम 1n2 लिखा है तो इसका मतलब होता है पीछे वाले, मतलब n2/n1 होता है, ठीक है। तो हम इस 1n2 को n2/n1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया डायरेक्ट कि स्नेल के नियम के अनुसार n2/n1 = sin I / sin R। अब उससे पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से सुनो। अगर I और R बहुत छोटा हो, I और R बहुत ही छोटा हो, तो sin I
इक्वल टू आई ही हो जाता है, साइन हट जाता है, एंगल ही लिख दिया जाता है। अगर एंगल बहुत छोटा हो तब तो हम यहाँ मानेंगे, हम यहाँ मान लेंगे, माना जो द्वारा ये जो व्यास है, ये जो व्यास है, क्या मानेंगे, जो पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है, गोलीय पृष्ठ, माना पृष्ठ का व्यास, पृष्ठ का व्यास बहुत ही छोटा है, व्यास बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो ये m जाके p पे सट जाता है, m को p पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n2 बटा n1 इक्वल टू हो जाएगा i बटे r हो जाएगा। हम r को यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने r को इसी तरह लिखा है। गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा n2r इक्वल टू n1i, समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, 2 समीकरण नंबर 3। अब हम बात करते हैं कि अगर द्वारक हमारा व्यास बहुत ही छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटा होगा। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो n2r और n1i हमने r का मान निकाल लिया है समीकरण 1 से, देखो समीकरण 2 r का मान निकल गया है, समीकरण i से i का मान निकाल लिया हूँ। तो चलो इसको रख देते हैं, इसको अब मिटा दे रहे हैं, है ना, नहीं यहाँ मिटा दे रहे हैं क्योंकि अभी इसका काम है समझाने के लिए। देखो यहाँ मैंने क्या किया, n2r, r का वैल्यू देखो, r है ना, तो r का वैल्यू हमने रख दिया गामा माइनस बीटा, रख दिया सर, ठीक है, इक्वल टू n1, i का मान हमने उठा के रख दिया, क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करें कि अल्फा बीटा गामा, देखो व्यास हमने क्या माना, माना पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है, तो हमारा जो अल्फा बीटा गामा है ये भी बहुत छोटा होगा। तो जब ये छोटे होंगे तो हम अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा अल्फा के बराबर होता है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आप अगर इस त्रिभुज में गौर से देखें, tan अल्फा पूछा है, मतलब ये अल्फा पूछा है, तो अगर त्रिभुज ये पूरा देखें, ये पूरा एंगल देखिए, पूरा त्रिभुज, तो आपको क्या दिखा कि tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है h, लंब बटे आधार, आधार का मान कितना है, मतलब ये दूरी तो जहाँ के यहाँ शिफ्ट हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाई, u, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाई u, लेकिन u प्लस की माइनस, सर माइनस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस u, ठीक है। अगर मैं बीटा बराबर पूछूं तो tan बीटा क्या होगा, tan बीटा या बीटा tan बीटा के बराबर होता है, तो tan बीटा क्या होगा, h बटे, देखो tan बीटा मतलब ये त्रिभुज ले रहा है, तो tan बीटा लंब मतलब h बटे आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, i से दूरी v, तो यहाँ माइनस v लेंगे, गामा इक्वल टू क्या होगा, tan गामा, और tan गामा इक्वल टू क्या होगा, h बटे माइनस r होगा, h बटे माइनस r होगा। अब हम जो बीटा अल्फा गामा का मान है इस समीकरण में रख देंगे, हमारा फार्मूला मिल जाएगा। इसको अब मिटा देते हैं, यहां देखिए, इसको हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा को जो मान मैंने निकाला इस समीकरण में, इस समीकरण नंबर 4 में उठा के रख दिया, तो हमारा जो फार्मूला बना n2 गामा, गामा का मान कितना है, गामा का मान h बटे माइनस r हो गया, ठीक है सर, माइनस बीटा, माइनस बीटा, बीटा का मान कितना होगा, h बटे माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गए बी, कोई दिक्कत नहीं है सर, इक्वल टू n1, n1 सर गामा का मान कितना है, गामा का मान जस्ट h बटे माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा का मान रख देंगे h बटे u, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर हम इसको थोड़ा देखें तो आपको एक चीज दिखा होगा, h h h h h कामन ले ले, तो h अगर कामन ले लेंगे तो हमारा जो आएगा ये होगा n2 बटे r, माइनस हो गया क्योंकि n2 का गुणा कर दिए, h बाहर ले ली, प्लस n2 बटे v इक्वल टू n1 बटे r माइनस r, और h हमने बाहर ले लिया, प्लस n1 को अंदर भेजा तो ये हो जाएगा n1 बटा u, कोई दिक्कत नो सर,
नहीं है। एच हमने काट दिया, हमारा जो फार्मूला बचा N2/R प्लस N2/V इक्वल टू माइनस N1/R प्लस N1/V। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को उधर भेज दो और इस माइनस को इधर भेज दो, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर इधर लाएं तो N1/R, ठीक, N1/R कर सकते हैं, और इसको इधर ले आओ तो N1/R प्लस N2/V इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो N2/R प्लस N1/V। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा फार्मूला बन गया। कोई दिक्कत, सुंदर कर लीजिए, कैसे सुंदर होगा देखिए। R को R को कर दीजिए, इधर आए देखो N2/V, इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस N1/V इक्वल टू N2/R, ये उधर जाएगा तो माइनस N1/R। R सब सेम है, लासा पर R हो जाएगा, ये R हो गया। ठीक है सर, हमारा फार्मूला ये हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। कभी कभी क्वेश्चन सर जी कहेंगे आप लोग, सर जी कि N2 कभी कभी नहीं N रहता है तो क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, मान लो कि हमारा जो N हो, अगर हमने इस सब में N1 से भाग दे दिया, सपोज करो सब में N1 से भाग कर दीजिए ऊपर, तो ये क्या होगा N2/N1/V प्लस माइनस N1/N/V इक्वल टू N2/N1। हमने क्या किया, N1 से भाग दिया ऊपर, माइनस N1/N1 बटे ये R। अच्छा, आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, यही N ही तो दिख रहा है। N इक्वल टू क्या होता है, N2/N1, या इसी को 1/2 पढ़ते हैं या इसी को N पढ़ो, सेम है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं N/V माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/V, ये भी पूरा पूरा कट गया, इसको हम पढ़ सकते हैं N-1/R। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर एक अपवर्तनांक दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, अगर ऐसे दिया है N1 N2 दिया है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। आई होप कि पूरा आपको पूरा समझ में आया है, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।